दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया मुसलमान तुर्कों की एक अजीम व शान सल्तनत थी। ये 1299 में उस्मान गाजी ने कायम की और 624 साल तक कायम रही। फिर इसका ज़वाल शुरू हो गया और आखिरकार जुलाई 1923 में एक मुआहदे के तहत इसका बाकायदा खात्मा हो गया। इस मुआहदे को मुआहदा लौज़ान कहा जाता है। जुलाई 1923 में इस मुआहदे को 100 साल मुकम्मल हो जाएंगे। अब जैसे जैसे ये तारीख करीब आ रही है, मुख्तलिफ क़ियास आराइयाँ भी सामने आ रही हैं कि खिलाफत उस्मानिया दोबारा कायम होगी। तैयब एर्दोगान खिलाफत का मनसब दोबारा बहाल करेंगे या कायम करेंगे। दोस्तों, क्या आज के दौर में ऐसा मुमकिन है कि दोबारा खिलाफत उस्मानिया कायम या बहाल हो सके? मुआहदा लौज़ान क्या है और इसकी तारीखी हकीकत क्या है? मैं हूं सरफराज बजाज और आज की वीडियो में आप यही सब कुछ जानेंगे। दोस्तों, रोमन एम्पायर इंसानी दुनिया की एक बेमिसाल एम्पायर थी जो तकरीबन 1000 साल तक कायम रही। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इटली और फ्रांस के लातादाद लोग रोमन एम्पायर ही के बच्चे हैं? और अगर ये दो ममालिक यहाँ के कुछ जोशीले नौजवान ये नारा लगाएं कि वो अपनी रोमन एम्पायर वाली सल्तनत को दोबारा बहाल करवाएंगे, तो वो तमाम इलाके जो इस जगह पर हैं जहाँ कभी रोमन एम्पायर थी, वो इस दावे को कबूल कर लेंगे? ज़ाहिर है हरगिज़ नहीं, और ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि पहले तो ये ममालिक इस दावे को सीरियस ही नहीं लेंगे, और अगर किसी मुल्क या तंजीम ने ज़्यादा ज़ोर दिया तो ये तमाम ममालिक इसको पीस कर रख देंगे। इसी तरह दोस्तों, इसराइल मिडल ईस्ट का एक मुल्क है। इसराइल में ग्रेटर इसराइल की सोच रखने वाले बहुत से लोग हैं, जिनके मुताबिक अरब का सारा खित्ता इनके बाप दादों की जागीर है। लेकिन वो मुल्क जो इनको अक़वामी मुत्तहिदा में बैठकर आलमी ताकतों ने ताकत से और साजिशें लेकर दिया था, इससे ज़्यादा वो आज तक हासिल नहीं कर सके। ये सच है कि इसने शाम के कुछ इलाकों और बैतुल मुक़द्दस के मगरिबी किनारे वाले इलाकों पर भी कब्ज़ा कर रखा है। लेकिन दोस्तों, इस कब्ज़े को अमेरिका के अलावा कौन मानता है? क्योंकि ये इनकी किताबों में लिखी हुई पुरानी तारीख की दुनिया नहीं है, ये नई दुनिया है और इसकी नई हकीकतें हैं। किसी के ख्वाब देखने से ये हकीकतें बदल नहीं जाती। दरअसल कुछ लोग तुर्की के मुआहदा लौज़ान को लेकर तरह तरह की बातें करने लगे हैं। कुछ जोशीले तो यहाँ तक कह जाते हैं कि 2023 में तैयब एर्दोगान दोबारा सल्तनत उस्मानिया को बहाल करवाएंगे या इसका आगाज़ कर देंगे, क्योंकि 2023 में सल्तनत उस्मानिया के वो तमाम इलाके जिनसे तुर्की दस्तबरदार हो गया था, वो मुआहदा 2023 में अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, अब एक नज़र इस मुआहदे लौज़ान पर भी डाल लेते हैं कि असल में ये क्या है। दोस्तों, पहली जंग अज़ीम में सल्तनत उस्मानिया और इसके इत्तेहादी ये जंग हार गए। अब तमाम सल्तनत उस्मानिया और इसके तमाम इलाकों पर बरतानिया, फ्रांस और इसकी इत्तेहादियों का कब्ज़ा हो गया। इत्तेहादियों ने मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क से स्विट्ज़रलैंड के शहर लौज़ान में मुआहदा लौज़ान कर लिया, जिसके बाद जदीद तुर्की वजूद में आ गया। सल्तनत उस्मानिया का बाकायदा ख़ात्मा कर दिया गया। तुर्की में इस्लाम और अरबी ज़बान पर पाबंदी लगा दी गई और तुर्की को सेकुलर स्टेट करार दिया गया। तुर्की तेल के हसूल के लिए ड्रिल नहीं कर सकता और अपना तमाम तेल इंपोर्ट करने का पाबंद होगा, और इसकी सबसे अहम बंदरगाह आबना फास्फोरस आर्मी कंट्रोल में दे दी गई। अब अगस्त 1923 में इस मुआहदे को 100 साल मुकम्मल हो जाएंगे। अब कुछ दोस्त ये कह रहे हैं कि मुआहदा 100 साल बाद ख़त्म हो जाएगा और तुर्की इन इलाकों यानी अरब इलाकों इराक़, शाम, फ़लस्तीन, सऊदी अरब, इसराइल, लेबनान, उर्दन और कुवैत पर अपना कंट्रोल वापस ले लेगा या सल्तनत उस्मानिया बहाल करवाने की कोशिश में आज़ाद होगा। तैयब एर्दोगान खिलाफत का मनसब बहाल करवाएंगे और मुस्लिम दुनिया को एक क़यादत फराहम करेंगे। पहली बात तो ये है दोस्तों कि दुनिया में ऐसा कानून है ही नहीं
جس کے مطابق 100 سال بعد معاہدے ختم ہو جائیں۔ اور دوستو، کوئی بھی معاہدہ جب ہوتا ہے تو اس وقت ہی اس کی مدت بھی مقرر ہوتی ہے کہ یہ معاہدہ کب تک قابل عمل ہوگا۔ معاہدہ لوزان میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس کے مطابق اس کی ختم ہونے کی تاریخ مقرر ہو۔ دوستو، کوئی بھی معاہدہ پتھر پر لکیر نہیں ہوتا، یہ کبھی بھی ختم کیا جا سکتا ہے۔ بس ختم کروانے والے میں اتنی طاقت ہونی چاہیے۔ اور دوسرا یہ دوستو کہ اب وہ تمام علاقے آزاد ملک ہیں جہاں سلطنت عثمانیہ کی بحالی کی بات کی جا رہی ہے، اور ترکی خود بھی ان تمام ممالک کی خود مختاری کو تسلیم کرتا ہے۔ اس حساب سے معاہدہ لوزان آج کی دنیا میں ویسے ہی ختم ہو چکا ہے۔ دوستو، اگر ترکی کچھ کر سکتا ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ آبنائے فاسفورس، جو ترکی کی اہم بندرگاہ ہے جس کو عالمی کنٹرول میں دے دیا گیا تھا، اس میں جو تجارتی جہاز وغیرہ گزرتے ہیں ان پر ڈیوٹی ٹیکس بڑھا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ تیل کے لیے اپنے پورے ملک میں ڈرلنگ کر سکتا ہے، اور ان دونوں سے حاصل ہونے والے ریونیو سے ترکی معاشی طور پر اور مضبوط ہوگا، جس سے وہ عالمی فیصلوں میں اپنا اثر و رسوخ اور طاقت استعمال کریں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔